हाँ, अब जो मेन इम्फेसिस हमारा रहेगा वो रहेगा LFT रिपोर्ट इंटरप्रिटेशन पे, जो कि बहुत टाइम से लोग जो है इसकी क्लास चाह रहे थे। तो अब LFT रिपोर्ट इंटरप्रिटेशन पे हमारा रहेगा। तो हम ये शुरू ओके करें। मैम। हाँ, तो इसकी हाँ मैम। जो सभी को शुरू हो रही बिल्कुल है। सही। हाँ मैम, मैं यही चाह रहा था, अगर डिजीज में, लिवर डिजीज में हम खाने में क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा खाने का भी आप मैम डाइट पे हाँ बताइए ना मैम। इसके हाँ बिल्कुल, इसके लास्ट में हम डाइट पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ओके मैम, ओके ओके, थैंक यू मैम। LFT रिपोर्ट इंटरप्रिटेशन में हमने सबसे पहले, आज गुरुजी को याद नहीं किया, तो सबसे पहले गुरुजी को नमन कर लेते हैं मणिमन, कि हम जो पढ़े वो हमें समझ आए। ठीक है, क्लास आगे शुरू करते हैं। देखो, लिवर फंक्शन टेस्ट के लिए सबसे बड़ा जो एक टेस्ट जिसके लिए डॉक्टर लिख देते हैं कि अगर कोई डाउट लगता है किसी को, तो सबसे पहले लिवर फंक्शन टेस्ट ही सबसे पहले कराते हैं। तो लिवर फंक्शन टेस्ट से हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, लिवर से रिलेटेड या और भी बहुत सारी बीमारियों को देख सकते हैं कि के बारे में पता लगा सकते हैं। तो उसके लिए क्या है, अगर आप जिस लोगों ने सब लोगों ने LFT की जो है सभी ने रिपोर्ट सभी ने देखी होगी, सब पेशेंट जो है लेके आते ही हैं। तो बहुत सारे उसमें पैरामीटर्स होते हैं, बायोकेमिकल्स पैरामीटर्स होते हैं, मतलब बायोकेमिकल्स की जो स्टडी की जाती है, जो एंजाइम्स, प्रोटीन्स और बिलिरुबिन, इन सब की स्टडी की जाती है कि जिसके फंक्शन में उसकी रेंज से ज्यादा या कम होना जो है किसी लिवर डिजीज या किसी और डिजीज को दर्शाता है, ठीक है। तो कौन कौन सी वैल्यूज देखते हैं, क्या क्या होता है। बिलुरुबिन, एक बिलुरुबिन जो होता है उसको उसकी रेंज देखते हैं कि बिलुरुबिन बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है। तो हम इसको, या एक बार हम जनरल पढ़ लेते हैं और क्या देखते हैं। ALT या AST। ALT होता है एलेनिन एमिनो ट्रांसफरेज, ये एक एंजाइम होता है जो लिवर बनाता है। और इसी को पहले जो है SGPT कहा जाता था। और एक होता है AST, एस्पर्टेज अमीनो ट्रांसफरेज, ये भी एक एंजाइम है जो कि जिसको पहले SGPT कहा जाता था, तो SGOT कहा जाता था। तो SGOT बोले या SGPT बोले या ALT AST बोले, दोनों एक ही बात है। तो कई जगह ALT AST लिखा होता है और कई जगह SGPT और SGOT लिखा होता है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और क्या होता है कि सीरम एल्केलिन एल्केलिन अल्कलाइन फॉस्फेटेज और GGT, ये भी एक जो है एंजाइम्स हैं, इनकी भी प्रेजेंस बड़ा घटा घटने और बढ़ने की जो है कोई लिवर डिजीज शो करता है। तो ये भी एक पैरामीटर होता है, GGT और एल्कलाइन फॉस्फेटेज। ये दोनों जो है, ये कौन बनाता है, ये बनाता है कॉलेंजियोसाइट्स बनाती है। अब कॉलेंजियोसाइट्स क्या होती है, तो जैसे मैंने बताया था कि जो लिवर है, लिवर की जो सेल्स हैं उनको हेपेटोसाइट्स बोलते हैं। और जो बाइलरी सिस्टम्स हैं, या बाइलरी सिस्टम यानी बाइलरी ट्री, अभी हम देखेंगे डिटेल में इन सबको। बाइलरी ट्री जो है उसकी सेल्स जो होती है वो कॉलेंजियोसाइट्स होती है, ठीक है। उनको कॉलेंजियोसाइट्स कहते हैं। तो अगर GGT बढ़ा हुआ है या एल्कलाइन फॉस्फेटेज बढ़ा हुआ है, तो ये शो करता है कि कॉलेंजियोसाइट्स में प्रॉब्लम है, ठीक है। अब क्या है, आगे चलते हैं। तो और क्या होता है, सीरम एल्बुमिन और प्रोथ्रोम्बिन जो है टाइप, ये हम देखते हैं। इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर हम लिवर डिजीज को जानना चाहते हैं तो हमें लिवर सभी पैरामीटर्स को हमको ध्यान से देखना पड़ेगा कि क्या बढ़ा हुआ है, क्या घटा हुआ है, कंपैरेटिवली क्या ज्यादा बढ़ा हुआ है, कंपैरेटिवली क्या बढ़ा हुआ है। तो हम इसको अब इस क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे, जिससे कि हम समझ पाएंगे कि अ, कौन सी लिवर डिजीज या क्या प्रॉब्लम हुई है। ये मैंने इसी PDF में शो की हुई है सारी नॉर्मल वैल्यूज। हमें ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि नॉर्मल वैल्यूज क्या होती है। रिपोर्ट को कैसे देखते हैं, जिन लोगों को नहीं पता, देखिए, रिपोर्ट जो हम किसी भी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट देखते हैं, तो सबसे पहले हम उसमें हमें किसी भी ऐसा नहीं है कि हमें सारी रिपोर्ट की नॉर्मल वैल्यूज याद करनी होती है। जब आप ज्यादा रिपोर्ट्स देखते हो तो नॉर्मल वैल्यूज जो है आपको याद हो जाती है। अगर नहीं भी है तो एक रेफरेंस रेंज जो है वो साइड में लिखी होती है, उस रेफरेंस रेंज के हिसाब से ही हमें रिपोर्ट देखनी होती है। और दूसरी बात, हर लेबोरेटरी की
अपनी रेफरेंस एक रेंज कुछ आगे पीछे हो सकती है, और उसमें भी जो मेथड जो टेस्टिंग के लिए यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भी जो रेफरेंस रेंज है वो जो है आगे पीछे हो सकती है। तो हमें अगर किसी रिपोर्ट को देख रहे हैं तो हम उसी रेफरेंस रेंज के ही हिसाब से हमें रिपोर्ट देखनी होती है। ऐसे नहीं कि जैसे एग्जाम्पल हमें लगता है कि किसी की वैल्यू 12 mg से लेकर 14 mg तो होनी चाहिए, हमने याद कर ली, लेकिन जो वो पर्टिकुलर लैब है वो उस किसी पर्टिकुलर मेथड को यूज कर रहा है, तो उसके हिसाब से अगर उसने बोला है कि 10 से लेकर 12 तक की रेफरेंस रेंज होनी चाहिए, तो आपको रिपोर्ट 10 से 12 के हिसाब से ही देखनी पड़ेगी। आपने जो जो याद कर रखी है उसके हिसाब से नहीं चलेगी। इसीलिए बजाय कि याद करने के आप एक रेफरेंस रेंज रिपोर्ट में जो लिखी है उसी के हिसाब से रिपोर्ट में देखिए, पहली बात। दूसरी बात, जो भी प्रॉब्लमेटिक होता है, जो भी जिसमें भी कोई भी वैल्यू जो है जरूरत नॉर्मल रेफरेंस रेंज से बढ़ी हुई है या घटी हुई है, तो वो अधिकतर क्या होता है कि रिपोर्ट में बोल्ड में लिखी हुई होती है, या कई रिपोर्ट्स में रेड कलर से भी मार्क हुई होती है, रेड से भी टाइप होता है। तो केवल हम रिपोर्ट जब जो देखें तो बोल्ड में जो लिखा हुआ है उसको देखते हैं कि वो अबनॉर्मल है, या रेड होती है उसको देखते हैं कि वो अबनॉर्मल है, बाकी जो वैल्यूज होती है वो नॉर्मल होती है। तो जैसे कई बार देखते हैं कि डॉक्टर ने तो एक बार में पकड़ लिया कि क्या प्रॉब्लम है, इतनी बड़ी रिपोर्ट एकदम से देख ली, कई लोगों को लगता है। तो कैसे देखिए, क्योंकि केवल जो बोल्ड वैल्यूज होती है केवल वो उन्हीं को देखते हैं कि वही प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है। तो ये मैंने नॉर्मल रेंज लिखी हुई है एलएफटी टेस्ट की। आगे चलते हैं। अब इन सबको जो है, देखिए इसमें लिखा हुआ है क्या क्या आता है एलएफटी रिपोर्ट में। एएलटी, एएसटी, एएलपी यानी एल्कलाइन फॉस्फेटेज, सीरम एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, एजी रेशियो यानी एल्बुमिन और ग्लोबुलिन रेशियो लिखा होता है, और जीजीटी लिखा होता है, बिलुरुबिन लिखा होता है, इसमें भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बिलुरुबिन लिखा होता है, और प्रोथोबिन टाइम पीटी लिखा होता है। ये जो सारी वैल्यूज जो है एलएफटी में लिखी होती है। अब इन सबको हम डिटेल में समझेंगे, ठीक है। जो पहला सबसे पहले हम देखेंगे कि बिलुरुबिन मेटाबॉलिज्म को देखेंगे कि बिलुरुबिन बढ़ने से क्या होता है और बिलुरुबिन एक्चुअली है क्या। ठीक है, इसको डिटेल में समझेंगे। बिलिरुबिन क्या है कि बिलिरुबिन एक सब्सटेंस है, एक केमिकल है, बायोकेमिकल है, जो कि क्या बनता है जब हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स आरबीसी जब टूटती है, तो जैसे हम सभी जानते हैं कि 120 दिन पुरानी जो आरबीसी है अपने आप टूटती रहती है और फिर नहीं बनती रहती है। ठीक है। जब आरबीसी टूटती है तो उसमें जो हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, उसके हीमोग्लोबिन के टूटने से जो उसमें हीम है वो चेंज होता है बिलीवर्डिन में। ठीक है। बिलीवर्डिन एक बायोकेमिकल है। हीमोग्लोबिन का हीम जो है वो बिलीवर्डिन में टूटता है, और बिलीवर्डिन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, बिलुरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं अनकॉन्जुकेटेड बिलुरुबिन। अनकॉन्जुकेटेड का मतलब होता है कि वो किसी से जुड़ा हुआ है, वो एल्बुमिन एक प्रोटीन से जुड़ा हुआ होता है जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट बिलुरुबिन या अनकॉन्जुकेटेड बिलुरुबिन, जो क्या होता है वाटर सॉल्युबल नहीं होता है। ठीक है। अब ये नॉर्मल प्रोसेस है, शरीर में होता रहता है सभी के। अगर हम ऐसा नहीं है कि किसी के शरीर में बिलिरुबिन होगा ही नहीं, तो किसी जो नॉर्मल व्यक्ति के भी शरीर में अगर बिलिरुबिन का टेस्ट करोगे, ब्लड टेस्ट करोगे, तो उसके अंदर बिलिरुबिन की मात्रा आएगी, जो कि होती है 0.2 से लेकर 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, ये नॉर्मल वैल्यू है। तो मतलब हर किसी के शरीर में जो है आरबीसी टूटती रहती है, बनती रहती है नहीं, तो ये एक नॉर्मल वैल्यूज में बिलिरुबिन मिलेगा। तो आई थिंक समझ समझ में आ गया कि बिलिरुबिन क्या है। जब आरबीसी टूटती है, जो हीमोग्लोबिन होता है उसका हीम जो होता है वो बिलिरुबिन से कन्वर्ट होता है, और बिलिरुबिन जो कन्वर्ट होता है वो होता है बिलिरुबिन में। तो बिलिरुबिन, ये जो बिलिरुबिन बनेगा वो बनेगा अनकॉन्जुकेटेड बिलिरुबिन, यानी जो अनकॉन्जुकेटेड बिलिरुबिन है वो एल्बुमिन नामक प्रोटीन से जुड़ा हुआ होता है, और वाटर इनसॉल्युबल होता है, यानी वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। तो यहां तक का प्रोसेस का मतलब, अगर अनकॉन्जुकेटेड बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है तो क्या हुआ है कि आरबीसी टूट रही है। अगर ये जरूरत से ज्यादा बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ है कि आरबीसी जरूरत से ज्यादा टूट रही है। ठीक है, ये हो गया। अब इसी अनकॉन्जुकेटेड बिलिरुबिन जब जाता है लिवर में, तो क्या होगा, इसी को इनडायरेक्ट अनकॉन्जुकेटेड को ही इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बोलते हैं। ठीक है। अब ये जो है लिवर में जाएगा। अब लिवर क्या करेगा, इसको बाइल में यूज करता है ताकि ये जो है फूड के डाइजेशन पे हेल्प करे। ठीक है। अब हम
अब जब वो है, ये जो अनकॉन्जुगेटेड या इनडायरेक्ट बिलिरुबिन है, जब लिवर के अंदर जाएगा, लिवर क्या करेगा, इसको पहले कॉन्जुगेटेड या और डायरेक्ट बिलिरुबिन में चेंज करेगा। मतलब इसको पहले वाटर सॉल्यूबल बनाएगा। ये प्रोसेस क्या होता है, अगर बायोकेमिक अगर आप समझते हो बायोकेमिकली, तो क्या प्रोसेस होता है कि ये जो अनकॉन्जुगेटेड जो बिलिरुबिन है, उसके उसके वो ग्लाइकोलिक एसिड के साथ जोड़ा जाता है, और इस प्रोसेस से जो है ये क्या होता है, वाटर सॉल्युबल हो जाता है। तो बेसिकली अगर हम देखें, अगर समझने के हिसाब से, तो अनकॉन्जुगेटेड या इनडायरेक्ट बिलिरुबिन है, वो लिवर के अंदर जाकर ही कॉन्जुगेटेड और डायरेक्ट बिलिरुबिन में चेंज होगा। ठीक है। और फिर क्या होगा, लिवर उसको क्या क्या करेगा, बाइल में प्रवेश करवा देगा, बाइल पे डाल देगा, और उसके बाद वो है, आगे उसका प्रोसेस क्या होता है, फिर वो बाइल कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये भी क्या चला जाता है, कॉन्जुगेटेड बाइलोरुबिन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, जो कि इसी की वजह से, इसी पिगमेंट, ये क्या है कि येलो पिगमेंट कलर देता है। इसी की वजह से जो स्टूल है, स्टूल का कलर जो होता है, जो है येलो कलर का होता है, वो स्टूल में स्टूल ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके स्टर्को बिलिरोजन के रूप में चेंज हो जाता है। इसी की वजह से जो है स्टूल का कलर जो है येलो होता है। ठीक है। और कुछ अमाउंट में ये यूरिन में चला जाता है, जो यूरिको बिलिरोजन के रूप में यूरिन में प्रवेश करता है, और यूरिन में, इसी की वजह से यूरिन का कलर भी येलो होता है। तो बेसिकली अगर आप समझे, तो बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म को क्या का मतलब क्या है, बिलिरुबिन कहाँ से आया और कहाँ चला गया। बिलिरुबिन कहाँ से आया, बिलिरुबिन आया आरबीसी से, हीमोग्लोबिन टूटने से। और फिर वो क्या हुआ, पहला स्टेप क्या हो गया, आरबीसी टूटी, तो कॉन्जुकेटेड बना, फिर लिवर में गया, कॉन्जुकेटेड बना यानी डायरेक्ट बना, उसके बाद वो क्या हो गया, थर्ड क्या उसका एक्सक्रीशन हुआ, किसके थ्रू, या तो किसके थ्रू जाएगा, बाइलरी डक्ट से होता हुआ कहाँ चला जाएगा, या तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, या थोड़ा बहुत किडनीज में जाएगा, जो कि यूरिन में चला जाएगा। तो ये हो गया इसका, ये हो गया बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म। इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं आप। देखिए, आरबीसी कॉन्जुकेटेड बना, गया लिवर में, कॉन्जुकेटेड बना, और उसके बाद वो है, वो कहाँ चला गया, बाइल में प्रवेश किया, और क्या हुआ, इंटेस्टाइन में जाके फेसिस के थ्रू यानी स्टूल में चला गया, और कुछ मात्रा में वो यूरिन से निकल गया। ये हो गया बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म। तो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा कि बिलिरुबिन कहाँ से आया और कहाँ चला गया। ठीक है। अब इसके बाद अगर बॉडी के अंदर बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ी हुई है, तो क्या होगा। ठीक है। क्या हो गया, क्या होगा, क्यों, क्या हो सकता है। अब देखिए, तीन प्रोसेस थे बिलिरुबिन के, कि अगर कॉन्जुगेटेड बढ़ा हुआ है, को ध्यान से समझिएगा, मैं इसीलिए आपको दो तीन बार रिपीट करी, ताकि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े और अभी समझ में आ जाए। ठीक है। तो अगर ये हो सकता है कि भाई ज्यादा मात्रा में हीमोग्लोबिन जो है मतलब आरबीसी टूट रही हो, तो क्या हो सकता है कि हीमोलाइसिस ज्यादा, आरबीसी टूट रही हो, जिसकी वजह से बिलिरुबिन बढ़ा हुआ हो। ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है कि लिवर फंक्शन बिगड़ा हो, जिसकी वजह से क्या है, ये जो है बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है। और तीसरा क्या हो सकता है कि ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बाइलरी ट्री, ये बाइलरी ट्री होता है, यानी बाइलरी ट्री को भी अगर हम समझे, तो एक सेकंड में आपको दिखाती हूँ। बाइलरी ट्री का, देखिए बाइलरी ट्री का मतलब क्या है, ये लिवर है, लिवर से ये जो है छोटी छोटी ब्रांचेस, लिवर के अंदर से सारी ये छोटी छोटी राइट हेपेटिक डक्ट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, इस तरह से ब्रांचेस लिवर के अंदर होती है। ये सब जाके आके जब मिल के जब आती है, वो कॉमन हेपेटिक डक्ट मिल के आती है। ठीक है। यहाँ से जो आई गॉल ब्लैडर से सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट और कॉमन हेपेटिक डक्ट मिलके आई है, कॉमन बाइल डक्ट बनती है, जो कि फिर आगे जाके पैनक्रियाटिक डक्ट के एम्पुला वेटर में खुलती है। तो बाइलरी ट्री की बात जब हम करते हैं, बाइलरी सिस्टम की बात करते हैं, तो ये पूरा है, ये जो छोटी छोटी शाखाएं जैसी ऊपर आ रही है, तो ये लिवर से ऐसी पतली पतली शाखाएं, बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, जो कि फिर सब मिलके कॉमन हेपेटिक डक्ट के थ्रू, और फिर सिस्टिक डक्ट से यहाँ से भी बाइल आता है, और फिर वो कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू जो है अ, वो आता है। ठीक है। ये जब हम बाइलरी ट्री की बात करते हैं, तो आप ट्रैक्ट की बात करते हैं, तो आप ये समझिएगा ये है। ठीक है। और क्लास अगर 10 मिनट में खत्म हो जाएगी, प्लीज इसी लिंक से रिज्वाइन कर लीजिएगा 8 मिनट बाद। ठीक है।
तो अब क्या होता है कि अभी जब हम बात कर रहे थे कि कॉलेजियोसाइट्स, तो देखिए जैसे ये वाला, जब लिवर की सेल्स जो है वो तो हेपेटोसाइट्स कहलाती है, लिवर के अंदर जो सेल्स है। लेकिन जो जो ये डक्ट की सेल्स है, चाहे ये वाली डक्ट है, ब्रांचेस हैं, चाहे ये हेपेटिक डक्ट है, जो भी इस डक्ट जो सेल्स है वो कॉलेजियोसाइट्स कहलाती है। देखिए जैसे ये हेपेटोसाइट्स, ये इन्हीं के बीच में जो जो जगह है वो कैनालिक्यूली कहलाती है, जब हमने कल पिछली क्लास में एनाटॉमी में पढ़ा था। तो बेसिकली जब कॉलेजियोसाइट्स की बात आती है तो वो क्या होगा, बाइलरी ट्रैक्ट की सेल्स होती है। अगर हेपेटोसाइट्स बोलते हैं तो लिवर की सेल्स होती है। और इन दोनों में फर्क है, लेकिन फंक्शन कॉलेजियोसाइट्स भी वही फंक्शन करती है जो लिवर सेल्स करती है। मतलब ये बाइल बनाने में हेल्प करती है लिवर को। अगर लिवर पूरी तरह डैमेज हो जाता है, मतलब लिवर फाइब्रोसिस अगर 95% तक पहुंच जाता है, तो ये कॉलेजियोसाइट्स भी लिवर रीजनरेशन में हेल्प करती है, और बाइल की प्रोडक्शन में भी हेल्प करती है, बाइल के सिक्रेशन में भी हेल्प करती है। तो कॉलेजियोसाइट्स भी फंक्शन हेपेटोसाइट्स ही तरह ही करती है, लेकिन इनकी ओरिजिन अलग है, इनकी लोकेशन अलग है, इसलिए इनको कॉलेजियोसाइट्स नाम दिया गया है। ठीक है, हम वापस से आते हैं मेटाबॉलिज्म बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म में। ठीक है, तो हम ये समझ रहे थे कि अगर बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ी हुई है तो प्रॉब्लम कहाँ कहाँ होगी। पहला प्रॉब्लम क्या होगी, हमने देखा कि आरबीसी ज्यादा टूट रही हो। दूसरा प्रॉब्लम हमने देखा कि हो सकता है कि लिवर में प्रॉब्लम है। तीसरी बात हमने देखा कि ये लिवर लिवर तक पहुंच गई, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बन गया। अब वो बाइलरी ट्रैक्ट से होता हुआ इसमें आएगा ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो हो सकता है कि इसी बाइलरी सिस्टम में प्रॉब्लम हो, इसी ट्रैक्ट में कोई दिक्कत हो। जैसे हमने पहले देखा था कि होती है ना प्रॉब्लम कि लिवर बाइलरी डक्ट में ही जो है स्ट्रिक्चर है, या कोई ब्लॉकेज है, कोई जन्मजात ब्लॉकेज है। तो हो सकता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम हो। ये तीन प्रॉब्लम हो सकती है बिलिरुबिन की मात्रा को जो है बढ़ने से। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं कि हम देखते हैं कि पहली लेवल की, अगर अगर हम ये देखते हैं कि पहला लेवल की प्रॉब्लम है, यानी हीमोलाइसिस ज्यादा हो रहा है, यानी आरबीसी ज्यादा टूट रही है, तो क्या होगा। तो हमने देखा है कि आरबीसी ज्यादा टूटने से जब क्या होता है, पहला लेवल का मतलब अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ता है। जब वो लिवर में जाएगा तभी तो कॉन्जुगेटेड बनेगा। तो अगर केवल अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ा, मतलब अनकॉन्जुगेटेड और बिलिरुबिन और कॉन्जुगेटेड कैसे निकालते हैं, कि पहले ब्लड में टोटल बिलिरुबिन की मात्रा निकालते हैं, उसके बाद कॉन्जुगेटेड को निकालते हैं, और फिर टोटल बिलिरुबिन से कॉन्जुगेटेड को घटा के अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन की मात्रा को निकाला जाता है। तो अगर किसी ब्लड रिपोर्ट में टोटल बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ी हुई है, तो हमने ये देख लिया कि भाई इसको कोई प्रॉब्लम तो है। ठीक है, अब अगर हम फिर ये देखते हैं कि क्या बढ़ा हुआ है, कॉन्जुगेटेड बढ़ा हुआ है या अनकॉन्जुगेटेड बढ़ा हुआ है। अगर अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ी हुई है, इसका मतलब ये है कि अभी जो है बिलिरुबिन लिवर में तो नहीं पहुंचा है, उससे वाली पहले वाली प्रॉब्लम है, यानी अनकॉन्जुगेटेड जो है, यानी इनडायरेक्ट वाला बढ़ा हुआ है। इसका मतलब ये है कि उसके अंदर हिमोलाइसिस ज्यादा हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब जो है आरबीसी ज्यादा टूट रही है। अब आरबीसी ज्यादा टूटने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, कि या तो उसको कोई ऐसी डिजीज है, कि थैलेसीमिया है। जानते हैं कि थैलेसीमिया में क्या होता है कि अल्फा चेन बीटा चेन जो है हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम होती है, उसको हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो बहुत डिटेल वहां जाएंगे तो टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा। तो थैलेसीमिया मतलब कि इसमें हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम होती है, कि इसका मतलब ये है कि उसकी वजह से जो आरबीसी टूट रही है, या कोई सिकल सेल एनीमिया है, या परनीसियस एनीमिया है। परनीसियस एनीमिया सब जानते हैं किस लिए होता है, B12 की डेफिशिएंसी की वजह से परनीसियस एनीमिया होता है, या आयरन की कमी हुई है। आयरन की कमी से जो है मैक्रोब्लास्टिक जो सेल्स बनती हैं, जो मेच्योर नहीं होती, और क्या होता है कि वो उसको जो है बॉडी जो है स्प्लीन जो है जल्दी जल्दी तोड़ देता है, खत्म कर देता है। तो हो सकता है कि आयरन डेफिशिएंसी हुई है। ठीक है, लेड पॉइजनिंग हुई है, लेड की पॉइजनिंग की वजह से भी क्या होता है कि आरबीसी जल्दी टूटती है, क्योंकि वो मेच्योर नहीं हो पाती है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं बेसिकली, जिसकी वजह से हम ये समझेंगे कि उसकी जो है आरबीसी जल्दी टूट रही है, और वो है इसके लिए उनके उसके अंदर अनकॉन्जुगेटेड यानी इनडायरेक्ट बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ी हुई है। तो जैसे कि अभी किसी ने पूछा था लास्ट क्लास में भी कि बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ी हुई है, तो बिलिरुबिन में क्या बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो हीमोलाइसिस है, तो हीमोलाइसिस तो है, लेकिन उसके बाद भी हमें अनकॉन्जुगेटेड और कॉन्जुगेटेड पे भी जाना चाहिए। ठीक है, ये तो है, हो गया
की मात्रा अनकॉन्जुगेटेड बड़े होने से। आगे चलते हैं। आप कोई भी एक बार म्यूट करके अनम्यूट करके बता दीजिए कि समझ आ रहा है। यस मैम। हाँ हाँ, मैडम, आ रहा, समझ में आ रहा। ठीक है। तो अब क्या है, अब हम दूसरे लेवल पे चलते हैं कि वह कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ी हुई है। तो अब कॉन्जुगेटेड का लेवल तब आएगा जब वो लिवर में प्रवेश करेगा बिलिरुबिन, क्योंकि इसको अनकॉन्जुगेटेड को लिवर में ही जाके तो कॉन्जुगेशन में चेंज करेगा। तो अब अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन की यानी डायरेक्ट बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ी हुई है, इसका मतलब ये है कि वो जो है लिवर सेल्स तक बात आ गई है, कोई लिवर की प्रॉब्लम हुई है, लिवर सेल्स जो है डैमेज हो रही है। इसीलिए देखिए, अगर जो है बिलिरुबिन जो है लिवर सेल्स में जाता है लेकिन लिवर सेल्स डैमेज हो रही होगी, तभी तो वो जैसे हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि लिवर सेल्स से जो अंदर जो है वो अगर लिवर सेल्स टूट गई होगी, डैमेज हो रही होगी, तो जो लिवर सेल्स के अंदर जो जो भी है मटेरियल है वो बह के कहाँ आ गया, सर्कुलेशन में आ गया, ब्लड में आ गया। तो अगर ब्लड के अंदर कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ी हुई है, इसका मतलब जो है लिवर सेल्स जो है डैमेज हो रही है। ठीक है, ये हो गया बिलिरुबिन की मात्रा का बड़ा होना। ठीक है, अब पहली बात ये हो गई है कि बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ने से कोई लिवर डिजीज तो होती है, उसमें कॉन्जुगेटेड बढ़ा हुआ है या कॉन्जुगेटेड बढ़ा हुआ है वो हम ये देख सकते हैं कि क्या हुई है। ठीक है, अब इसको कैसे समझेंगे, पेशेंट्स में कैसे समझेंगे कि अगर पेशेंट है उसको कोई भी लिवर डिजीज होती है तो जॉन्डिस सबसे पहला होता है। तो जॉन्डिस होने का मतलब ही ये होता है कि बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है, और बिलिरुबिन के बढ़ने का मतलब ये है कि लिवर प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, अब कोई पेशेंट है जिसको जॉन्डिस हुआ है तो सबसे पहले क्या कराएंगे, एलएफटी कराएंगे। ठीक है, एलएफटी कराने में क्या आता है कि उसका बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है। ठीक है, अब एक सेकेंड, बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है तो दो प्रॉब्लम हो सकती है कि या तो कॉन्जुकेटेड बढ़ा हुआ है, कॉन्जुकेटेड या अनकॉन्जुकेटेड बढ़ा हुआ है। ठीक है, उससे हम मालूम कर लेंगे कि क्या हुआ है। तीसरी प्रॉब्लम क्या होती है कि ना तो ये भी तो प्रॉब्लम हो सकती है ना कि तीसरी हमने देखा 3 लेवल है कि ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बाइलरी डिजीज। तो बाइलरी ट्री में भी क्या है, हो सकता है कि ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, जो कि हमने पढ़ा था कि वो स्टिक्चर हो गया हो, यानी वो जो है सिकुड़ गई हो, या वही बाइल जमा हो रहा हो, या जमजाती कोई प्रॉब्लम हो, जैसे हमने देखा था अट्रेसिया के केस में। ठीक है, तो बाइलरी ट्री में भी प्रॉब्लम हो सकती है। या और क्या कारण हो सकते हैं कि जैसे हमने देखा कि गॉल स्टोन की वजह से भी, जब गॉल स्टोन की वजह से भी क्या होता है कि बाइलरी ट्री में प्रॉब्लम आ जाती है, और जो है बाइल जो है वही इकट्ठा होने लगता है। अब बाइल वही इकट्ठा होएगा तो बाइल जब की मात्रा जब शरीर में बढ़ेगी तो क्या होगा, लिवर में बढ़ेगी, और लिवर सेल्स जो डैमेज होगी तो भी बिलिरुबिन की मात्रा जो है बढ़ी हुई होती है। तो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ा होना ये भी दर्शाता है कि बाइलरी ट्री में प्रॉब्लम है, ऑब्स्ट्रक्शन है। ठीक है, अक्रॉस टू द पेशेंट में रेज बिलिरुबिन। अगर अब हम ये तो हमने पढ़ लिया, तो अब सबसे पहले हम रिपोर्ट को कैसे देखेंगे, अब पेशेंट को कैसे बताएंगे कि भैया आपको क्या हुआ है, या हम कैसे देखेंगे। तो अगर हमने हमारे पास कोई एलएफटी की रिपोर्ट आई, हमने देखा कि उसका बिलिरुबिन बढ़ा, जॉन्डिस हुआ, बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है, तो क्या सबसे पहले क्या देखेंगे हम कि बिलिरुबिन कितना बढ़ा हुआ है। क्या टोटल बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है। अब दूसरा क्या देखेंगे, कौन सा बढ़ा हुआ है। अगर, फिर मैं रिपीट कर रही हूँ कि अगर अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ी हुई है, इसका मतलब ये दर्शाता है कि उसको हीमोलाइसिस की कोई एनीमिया हुआ है। ठीक है, और अगर कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ी हुई है तो उसको कोई लिवर डिजीज हुई है। अब लिवर डिजीज क्या हुई है, ये तो हम तो ये नहीं बता सकते ना क्या हुआ है लिवर, भैया बाइलरी ट्री में प्रॉब्लम हुई है कि लिवर डैमेज हुआ है, सिरोसिस हुआ है, क्या हुआ है। तो उसके लिए हमें फिर कहाँ जाना पड़ेगा, यूएसजी में जाना पड़ेगा। तो अल्ट्रासाउंड जब हम करवाते हैं तो अल्ट्रासाउंड में भी जब रेडियोलॉजिस्ट है वो ये देखेगा कि क्या गॉल स्टोन है, या कि बाइलियरी ट्रैक्ट में प्रॉब्लम है, या लिवर का साइज बढ़ा हुआ है। लिवर का साइज बढ़ा हुआ दर्शाता है कि इन्फ्लेमेशन है, लिवर हेपेटाइटिस है। तो ये जब फाइनल जो मालूम चलेगा ये जब वो अल्ट्रासाउंड कराएगा। तो इसीलिए जैसे मैंने बताया था कि हम पहला क्या हम डायग्नोस करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं।
ನೀವು ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಏನಾಗಿದೆ ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಯಾರೋ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಷಿನ್ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು EEG ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ವೇವ್ಸ್ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಈ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸುಮಾರು 4ಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ. हाय लग्गू। हाय बेबी। हाय मेरी प्यारी बेबी। हाय हाय। फिर हम आज शुरू करते हैं। मैम LFT में जो बिलरूबिन वाला था वो हो चुका है कंप्लीट अभी इसमें? नहीं, अभी नहीं, कंप्लीट नहीं हुआ है अभी। अभी मैं आपको रिपोर्ट भी दिखाती हूँ, एनएफटी की रिपोर्ट, जिसपे जिसके बेसिस पे आप देख पाएंगे कि अभी हम जो बोल रहे थे वो ठीक है। तो ओके मैम। हाँ, कि अभी एक केस दिखाती हूँ मैं आपको, एनएफटी रिपोर्ट दिखाती हूँ। अभी हम पढ़ रहे थे कि ये तो हमने रीजंस पढ़ लिए, और अभी हम अप्रोच पढ़ रहे थे कि पेशेंट की, जैसे हमने देखा कि बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉन्जुगेटेड या अनकॉन्जुगेटेड क्या बढ़ा हुआ है, उसके बेसिस पे फिर हम श्योर कैसे होते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, कि ये बताने के लिए कि उसको लिवर डैमेज ही है या फिर उसके ऑब्स्ट्रक्शन है बाइलरी ट्री में, ठीक है। तो उसके लिए फिर हमें श्योर के लिए हमें श्योर होने के लिए हमें उसका अल्ट्रासाउंड कराने पड़ता है, ठीक है। देखिए रिपोर्ट दिखाती हूँ मैं आपको एक, ठीक है, एक सेकंड। ये एक रिपोर्ट थी एक पेशेंट की, एक सेकंड ये बेटा। तो इसमें बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है, ये अब आप ही देख के बताइएगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम थी, देखिए, ठीक है। ये प्रॉब्लम है, ये है रिपोर्ट एक जिसमें बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है, 1.6 1.5 mg पर डेसीलीटर है, ठीक है। और इसमें बढ़ा हुआ है, डायरेक्ट बढ़ा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है, इसका मतलब प्रॉब्लम तो कहीं ना कहीं उसके है, ठीक है। और इसमें प्रॉब्लम है, अगर ये इनडायरेक्ट बढ़ा हुआ होता, यानी अगर ये ये एक सेकंड, सभी ने ज्वाइन नहीं किया है अभी, एक सेकंड, सभी लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर ये इनडायरेक्ट बढ़ा होता, यानी अनकॉन्जुगेटेड बढ़ा हुआ होता, तो इसका मतलब हम ये समझते हैं कि इसमें जो है प्रॉब्लम जो हेमोलाइसिस है, लेकिन इसमें अनकॉन्जुगेटेड नहीं बढ़ा है, इसमें वो बढ़ा हुआ है कॉन्जुगेटेड, यानी डायरेक्ट वाला बढ़ा हुआ है, वो 1.27 है। इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम कहाँ पे आई है, प्रॉब्लम जो आई है लिवर के में आई है, लिवर डिजीज में, लिवर में है। तो ये लिवर डिजीज की केस था, हेपेटाइटिस ए का केस था, मेरे पास आया था, जिसमें इसका बिलिरुबिन बढ़ा हुआ था। इसमें बढ़ा हुआ है ये कॉन्जुगेटेड, ठीक है। समझ आ गया, इससे आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और इसमें आगे हम, ठीक है,
कई केसेस में तो मैम जॉन्डिस का ये 7, 8, 9, 10 तक भी हमने देखा है हाँ, वैसे ये। बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और इसमें क्या हुआ था, इसमें हेपेटाइटिस था, तो अभी दिखाएंगे, इसमें इनका बढ़ा हुआ था ALT, इसी की रिपोर्ट है। और इसमें इसका SGPT SGOT देखिए, ये चला गया इसका, बहुत पहले ही स्टेज थी। और इसका देखो SGPT और SGOT बढ़ा हुआ है, इसका कितना बढ़ा हुआ है, ये नहीं, एक सेकंड, ये था इसका, ये देखिए, ये हो गया है 2376 SGOT और SGPT। और ये इसका भी SGOT का नहीं है, PT का नहीं है। मतलब ये 2000 जो की रेंज जो है, कुछ 183 के आसपास की रेंज होती है, और ये जो चला गया था 2376 हो गया था। तो ये हेपेटाइटिस A का केस था। बिलुरुबिन इसमें बाद में बढ़ा, पहले SGPT SG बढ़ा बढ़ा हुआ था। फिर जो हमने ट्रीटमेंट दिया था, वो केवल 6 ट्रीटमेंट में ही जो है ये 206 आ गया था, देखिए, SGPT ओनली और 60? ओनली 6 ट्रीटमेंट में। वाह, बहुत बढ़िया। मैंने शो ये पूरी रिपोर्ट, मैंने ये केस मैंने अपने ग्रुप में शेयर भी किया था। जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं मेरे ग्रुप में, तो उन लोगों ने देखा था ये। केवल 6 ट्रीटमेंट में SGPT SGT जो है 2000 से, देखिए, 2000 से 200 लगभग ये तक कम हो गए थे। और फिर बिलुरुबिन बाद में बढ़ना शुरू होता है। बिलुरुबिन बाद में बढ़ा, और फिर इसके बाद में भी बिलुरुबिन भी इसका नॉर्मल रेंज में है। तो हमने सिर्फ इनको 15 दिन ट्रीटमेंट दिया था, 15 दिन में सारी चीजें नॉर्मल आ गई थी। इसमें मैं वो रिपोर्ट मैंने शेयर करी थी ग्रुप में, ट्रीटमेंट भी शेयर किया था। और इसमें हमने केवल उसको लिवर सेट दिया था, 2/6 और लिवर सेट दिया था। ठीक है, तो ये हो गया बड़ा हुआ। आगे अगर बिलोरुबिन बड़ा हुआ है तो क्या करें। अब आगे होप क्लियर हो गया होगा कि बिलोरुबिन बड़ा हुआ है तो कैसे समझे इसको, कि क्या क्या प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम है। और आगे अगर हमें लगता है कि डायरेक्ट बड़ा हुआ है, तो फिर हम उसको USG कराने के लिए, अल्ट्रासाउंड कराने के लिए भी बोले, कि ताकि हमें ये मालूम चलेगा आगे फर्दर कि वो ऑब्स्ट्रक्शन है, ये लिवर डैमेज है। ठीक है, तो ये हो गई। अब ट्रीटमेंट क्या देंगे, तो देखिए, अगर हमने देखा कि उसको अनकॉन्जुगेटेड बढ़ा हुआ है, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला बढ़ा हुआ है, तो आप सोचिए कि हीमोलाइसिस ज्यादा हो रहा है। हीमोलाइसिस ज्यादा हो रहा है, तो या तो उसको कोई अगर इसको सिकल सेल एनीमिया है, थैलेसीमिया, या कोई ऐसी जन्मजात प्रॉब्लम है, कॉन्जेनाइटल प्रॉब्लम है, तो उसको मालूम भी होगा कि इसकी वजह से इसका हो रहा है, या किसी और वजह से उसका हीमोलाइसिस ज्यादा हो रहा है। तो उसमें क्या होगा, उसका स्प्लीन एनलार्जमेंट भी होगा, क्योंकि हेमोलाइसिस कहाँ होता है, जब बढ़ा है, जब ये जो है RBC कहाँ टूटती है, स्प्लीन में टूटती है। तो उसका स्प्लीन एनलार्जमेंट भी हो रहा होगा। तो उसका स्प्लीन, हमें वहां कहाँ ट्रीटमेंट देना होगा, अगर किसी का इनडायरेक्ट बढ़ा हुआ है बिलोरुबिन, तो उसका मतलब हमें उसका स्प्लीन का भी ट्रीटमेंट देना होगा, स्प्लीन एनलार्जमेंट का ट्रीटमेंट भी देना होगा। वो सभी को पता होगा ट्रीटमेंट की। हम क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, फन लिवर भी देते हैं, हाँ, एथरो भी देते हैं। ठीक है, हॉर्मोनल ब्लड क्लॉकवाइज T1 T2 भी देते हैं। तो बेसिकली यहाँ ट्रीटमेंट से ज्यादा बात समझने पे आ रही है कि अगर किसी का इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है, तो वहां हमें उसको स्प्लीन एनलार्जमेंट का ट्रीटमेंट भी देना होगा। हीमोलाइसिस क्यों हो रहा है, इस पे भी देना होगा। अब हीमोलाइसिस हो रहा है तो उसको RBC बढ़ाने, हीमोग्लोबिन उसका लो हो रहा होगा, तो हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए भी ट्रीटमेंट देना होगा। और क्या ट्रीटमेंट देना होगा, ये हम अब उसकी रिपोर्ट देखकर, बिलिरुबिन की रिपोर्ट देखकर आप कर सकते हो कि क्या बड़ा हुआ है, क्या ट्रीटमेंट हमको देना है। अब ये तो बात केवल बिलिरुबिन की आई। आगे चलते हैं, और क्या, लिवर एंजाइम्स। अब लिवर एंजाइम्स, अब हमने देखा कि लिवर जो है स्टोरेज सिंथेसिस का काम भी करता है। ठीक है, एंजाइम्स भी बनाता है। एंजाइम्स जो बनाते हैं, जो 4 5 जो एंजाइम्स जो दिखते हैं लिवर रिपोर्ट में, LFT रिपोर्ट में, वो होते हैं ALT, हमने देखा एलेनिन ट्रांस एमिनो ट्रांसफरेज, इसको SGPTU भी कहते हैं, AST जिसको SGOT भी कहते हैं, और एल्कलाइन फॉस्फेटेज AP, GGT गामा ग्लूटेड ट्रांसपेप्टिडेज, और लैक्टेज डिहाइड्रेज LDH, ये सब है ना। बेसिकली हम जो है ज्यादातर किसको देखते हैं, ALT AST यानी SGPT SGOT को देखते हैं, बाकी कब किसको कब देखते हैं, क्यों, क्योंकि यही दोनों जो है वो डिसाइड करते हैं लिवर डिजीज के लिए। GGT और LDH जो है वो जो है किस में बनते हैं, वो बनते हैं बाइलरी ट्री में बनते हैं। मतलब ये दोनों जो एंजाइम्स हैं, लास्ट के दो जो है GGT और LDH जो है, वो लिवर में डायरेक्ट नहीं बनते, वो कहाँ बनते हैं, वो कोलिन्ज्योसाइट्स में बनते हैं।
ठीक है। तो इनमें प्रॉब्लम आने का मतलब है कि कोलेंजोसाइट्स में प्रॉब्लम है, जो आगे आगे हम देखेंगे। अभी फिलहाल हम देख रहे हैं एएलटी और एएसटी को। ठीक है। एएलटी एसटी बढ़ा हुआ है तो क्या मतलब है, देखिए, अगर किसी पेशेंट को हेपेटाइटिस हुआ है, वायरल इन्फेक्शन हुआ है, तो उसका एएलटी एएसटी बढ़ा हुआ होगा। तो पहले एएलटी एएसटी को समझ लेते हैं। मैं एसजीपीटी एसजीओटी यूज नहीं कर रही हूँ, वो पहले बोला जाता था, वो सेम ही है एसजीपीटी और एसजीओटी। ठीक है। एएलटी और एएसटी को बात करें तो एएलटी कहाँ बनता है, एएलटी जो है कहाँ पाया जाता है, वो पाया जाता है हेपेटोसाइट्स यानी जो लिवर सेल्स के साइटोप्लाज्म में। इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि साइटोप्लाज्म में क्या होता है, कि सेल्स का जो लिक्विड, मतलब जो सेल्स का जो प्लाज्मा होता है वो, मतलब जो लिक्विड होता है साइटोप्लाज्म उसको बोलते हैं। वो उस और उसके अंदर जो है सेल ऑर्गेनेल्स घुले हुए होते हैं। ठीक है। तो जो एएलटी जो होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है, और एएसटी जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होगा, सेल्स के अंदर होगा। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर भी अपनी एक लेयर होती है। ठीक है। तो अगर एएलटी बढ़ा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर, मतलब हल्के से डैमेज से ही अगर लिवर सेल्स की जो बाहर वाली लेयर जो है, हेपेटोसाइट्स की मेम्ब्रेन फटी है, तो एएलटी रिलीज हो जाएगा और लिवर ब्लड में आ जाएगा। लेकिन अगर एएसटी भी रिलीज हो गया है, ब्लड में आ गया है, इसका मतलब क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया तक डैमेज हुआ है, तभी तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर से एएसटी निकल के आया है। तो एएसटी जो है वो भी बढ़ा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि इंजरी जो है वो गहरी है, यानी कि जो जो डैमेज है वो गहरा हुआ है, यानी कि जो बात है वो अब नॉर्मल इंजरी से, मतलब हेपेटाइटिस से बात जो बढ़कर है वो कहाँ आ गई है, फाइब्रोसिस पे, यानी सिरोसिस पे या फाइब्रोसिस पे बात आ गई है, जो एएसटी भी बढ़ने लगा है। ठीक है। अब क्या है कि एएसटी एएलटी बढ़ा हुआ है किसी पेशेंट में, तो जॉन्डिस हुआ है। अब एएलटी एएसटी हमने समझ लिया कहाँ कहाँ पाया जाता है। ठीक है। तो एएसटी जो है वो लिवर सेल्स के अलावा और भी कई जगह बॉडी में मिलता है। ठीक है। अगर एएलटी बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि लिवर लिवर डिजीज है। अगर एएसटी बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब है कि लिवर डिजीज के अलावा कोई और भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। तो in a jaundice patient, infection with hepatitis virus results in very high serum ALT and AST in contrast to patient with biliary obstruction. ठीक है। तो अगर किसी पेशेंट को, कि हमने देखा कि उसको हेपेटाइट जॉन्डिस हुआ है, तो जॉन्डिस तो एक जनरल शब्द है, कि पीलिया तो एक जनरल शब्द है, जनरल जनरल डिजीज है जो कि हर लिवर डिजीज में आई है। ठीक है। अब लिवर डिजीज हुआ है उसको, तो लिवर मतलब जॉन्डिस हुआ है, उसके बाद हमने देखा कि उसको हेपेटाइटिस हुआ है या बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन है। तो अभी हमने देखा कि अगर बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो क्या बढ़ा हुआ होगा, बिलिरुबिन। लेकिन अगर एएलटी एएसटी ज्यादा मात्रा में बढ़ा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ है कि उसको क्या है, हेपेटाइटिस हुआ है। तो जैसे देखिए मैंने अभी दिखाया था आपको, अभी रिपोर्ट दिखाई थी ना, उस रिपोर्ट में बिलुरुबिन इतना नहीं बढ़ा हुआ था। कितना बढ़ा हुआ था, केवल कुछ बढ़ा हुआ था ना, 1.5 था। तो बिलुरुबिन कम बढ़ा हुआ था। अगर उसमें बिलुरुबिन ज्यादा बढ़ा हुआ होता तो इसका मतलब था कि वो बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन था। लेकिन उसमें बिलुरुबिन ज्यादा नहीं बढ़ा हुआ था, उसमें क्या बढ़ा हुआ था, एएलटी एएसटी बढ़ा हुआ, ज्यादा बढ़ा हुआ था। इसका मतलब था कि वो हेपेटाइटिस, वायरल हेपेटाइटिस था। ठीक है। तो रिपोर्ट देख के आप, आई थिंक अब मैं जो कहना चाह रही हूँ आप समझ रहे होंगे कि अगर बिलुरुबिन ज्यादा मात्रा में बढ़े तो इसका मतलब है कि बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन है, या बिलुरुबिन वाली कि उधर प्रॉब्लम है, हेपेटाइटिस वो बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन है, या हेपेटाइटिस, या कुछ लिवर डैमेज है, हिमोलाइसिस है। अगर एएलटी एएसटी बहुत ज्यादा में मात्रा में बढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हेपेटाइट उसको वायरल हेपेटाइटिस है, उसको कुछ हेपेटाइटिस हुआ है, ABCDE में से हुआ है। ठीक है। वो भी आगे हम देखेंगे। ठीक है। अब अप्रोच टू पेशेंट विद एंजाइम एलिवेशन, अगर एंजाइम बढ़ा हुआ है तो हमने देखा कि क्या क्या हो सकता है। एक कारण मैंने बताया अभी कि वायरल हेपेटाइटिस हो सकता है, या और कब बढ़े होंगे एएलटी एएसडी ज्यादा मात्रा में, कि अल्कोहलिक लिवर डिजीज में,
कि अल्कोहल जब लेता है पेशेंट, तो जब अल्कोहल की वजह से लिवर डिजीज, ज्यादा डिजीज होती है, तब एएलटी एएसटी ज्यादा मात्रा में बढ़े होते हैं। बिलिरुबिन नहीं बढ़ा होता उस व्यक्ति का जो कि अल्कोहल की वजह से लिवर डिजीज हुआ है, सिरोसिस हुआ है, फाइब्रोसिस हुआ है, उस पेशेंट में बिलिरुबिन नहीं बढ़ा होगा, उसमें बढ़ा होगा एएलटी एएसटी। ठीक है। तो और क्या होगा, या तो किसी दवाई के साइड इफेक्ट से, ड्रग इंड्यूस इंजरी जब हुई होती है तब भी एएलटी एएसटी बढ़ा होता है, और ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस में भी एएलटी एएसटी बढ़ा हुआ होता है। ठीक है। अब ये भी हमने देख लिया कि एएलटी एएसटी कब ज्यादा बढ़ेंगे, कि अगर एएलटी ही ज्यादा बढ़ा है और एएसटी ज्यादा नहीं बढ़ा, इसका मतलब ये है कि ओनली लिवर डिजीज है, मतलब हल्की फुल्की लिवर डिजीज है। लेकिन एएलटी के साथ साथ एएसटी भी बढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब है कि जो इंजरी है वो गहरी है, यानी बात जो है लिवर की वो माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंच चुकी है, इतना डैमेज हो चुका है। और केवल अल्कोहल के द्वारा जब लिवर डिजीज होती है, अल्कोहल की वजह से इंजरी होती है, तभी जो है एएसटी ज्यादा बढ़ा हुआ होता है, क्योंकि केवल अल्कोहल ही जो है माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज कर सकता है हेपेटोसाइट्स में। ठीक है। अब ये रिपोर्ट की बेसिस पे हमने देख लिया। आगे ठीक है, एएलटी एएसटी में भी हम कैसे डिस्टिंग करेंगे कि एएलटी बढ़ा हुआ है तो ओनली लिवर डिजीज, और एएसटी बढ़ा हुआ है तो उसको, इसका मतलब कहा है, क्योंकि हमने देखा कि एएसटी जो है हार्ट की में भी पाया जाता है और भी जगह पाया जाता है। तो अगर एएसटी बढ़ा हुआ है तो उसको या तो क्रॉनिक, मतलब फाइब्रोसिस सिरोसिस वाला हार्ट लिवर की प्रॉब्लम हुई है, या उसको हार्ट डिजीज हुई है, या उसको मसल इंजरी हुई है। ठीक है। तो एएसटी बड़ा होना ये शो करता है कि कोई हार्ट डिजीज, हिमोलाइसिस, मसल इंजरी, अ, या लिवर की सिरोसिस वाली कंडीशन जो है हो गई है। एएलटी का बढ़ना माइनर इंजरी को भी शो करता है, यानी हेपेटाइटिस जो है, वायरल हेपेटाइटिस जो ए और ई भी होते हैं, उसमें भी जो है एएलटी बढ़ा हुआ हो सकता है। जो अगर एएलटी एएसटी को समझे, हमने देख लिया कि कंसंट्रेशन देख ली कि वो साइटोप्लाज्म में होता है एएलटी, और एएसटी जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। उसके अलावा एएलटी की मात्रा ज्यादा क्यों बढ़ी हुई होती है, क्योंकि एएलटी जो है, यानी एसजीपीटी जो है, वो जो है लंबे समय तक रहता है, और एसजी एएसटी जो है वो जल्दी खत्म हो जाता है। इसीलिए एएलटी की मात्रा ज्यादा बढ़ी हुई होती है, यानी एसजीपीटी की मात्रा ज्यादा बढ़ी हुई क्यों होती है, क्योंकि एक तो वो लिवर स्पेसिफिक होता है, और दूसरी वो है ज्यादा लंबे समय तक रहता है, और जबकि एसजीओटी जो है वो जल्दी खत्म हो जाता है। ठीक है, जल्दी जो है ब्लड से खत्म हो जाता है। ठीक है। अब आगे देखते हैं, किसी ने हैंड रेज किया है, क्वेश्चन लास्ट में लेंगे। ठीक है। ये हो गया एएलटीएसटी को समझ सकते हैं, समझ में आ गया होगा आई होप। ठीक है। आगे क्लियर हमने कि अगर एएलटीएसटी बढ़ा हुआ है तो उसको अल्कोहलिक लिवर डिजीज है, एएसटी ज्यादा बढ़ा हुआ है तो, ठीक है, एएसटी और एएलटी रेशो बढ़ा हुआ है तो उसका मतलब है कि लिवर डिजीज है, या अल्कोहलिक लिवर डिजीज है, या लिवर सिरोसिस तक बात पहुंच गई है, या मसल इंजरी है, या हार्ट डिजीज है। जब आप इस पीडीएफ को पढ़ेंगे तो एक बार दोबारा पढ़ने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब अब एक और इसमें मेंशन करना मैं भूल गई, एल्कलाइन फॉस्फेटेज बढ़ा हुआ है तो मतलब क्या है, एल्कलाइन फॉस्फेटेज बढ़ा हुआ, एल्कलाइन फॉस्फेटेज कहाँ मिलता है, लिवर के अलावा बोन्स में और कई जगह किडनीज में भी मिलता है। तो अगर एल्कलाइन फॉस्फेटेज बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि उसको कोई बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है, उसको कोई किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है। ठीक है। और एल्कलाइन बढ़ा हुआ है, क्योंकि एल्कलाइन फॉस्फेट जो है एल्कलाइन नेचर का है, तो एल्कलाइन फॉस्फेटेज बढ़ा होने की वजह से उसका एल्कलाइन साइड बढ़ा हुआ है। ठीक है। और लिवर के प्रॉब्लम के साथ साथ उसको कोई बोन रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है, ये हम पेशेंट को बता सकते हैं। ठीक है। अब क्या है, और तीसरा और क्या है, प्रोटीन देखते हैं, एल्बुमिन और थ्रोम्बिन देखते हैं। तो अगर प्रोटीन्स की बात करें तो एल्बुमिन की मात्रा जो है कम पाई जाती है। तो आप देखिए, अगर कोई लिवर सेल डैमेज है, लिवर में कोई प्रॉब्लम है, लिवर डिजीज है, तो वो प्रोटीन जो है कम बनाएगा। तो अगर लिवर फंक्शन बिगड़ रहा है, उसका सिंथेसिस फंक्शन बिगड़ रहा है, लिवर जो है प्रॉपर प्रोटीन की मात्रा उसमें नहीं बना पा रहा है, तो इसका मतलब लिवर सेल्स जो है वो डैमेज हो रही है, इंजरी हुई है। तो अगर एल्बुमिन की मात्रा बड़ी कम है, एल्बुमिन की मात्रा सामान्य से कम आती है, तो इसका मतलब कोई लिवर डिजीज है। तो क्या है वो कैसे देखेंगे कि एल्बुमिन क्या है,
एल्बुमिन की मात्रा जो कम है तो इसका मतलब ये दिखाता है कि उसको कोई क्रॉनिक लिवर, अगर नॉर्मल एक्यूट कोई कुछ टाइम के लिए प्रॉब्लम आई, जैसे हेपेटाइटिस ए हुआ है, जैसे हमने देखा था कि हेपेटाइटिस ए क्या है, एक्यूट में आता है, वो क्रॉनिक में नहीं आता, मतलब वो इतनी लिवर डिजीज, इतना लिवर डैमेज नहीं करता कि वो उसको रिपेयर नहीं कर पाए, तो उस केस में एल्बुमिन की मात्रा कम नहीं होती है। अगर एल्बुमिन की मात्रा कमी हुई है तो इसका मतलब कोई प्रोलॉन्ग यानी कोई क्रॉनिक लिवर डिजीज हुई है, मतलब लिवर जो है वो अब इतना जो है लिवर की सेल सेल जो है रीजनरेट नहीं हो पाई है, बहुत लंबे समय तक जो है उसकी प्रॉब्लम चलती आ रही है, इसकी वजह से लिवर के जो सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस में कमी आ गई है और अब एल्बुमिन की मात्रा जो है कम हो गई है। नॉर्मली जो है एल्बुमिन की मात्रा कम नहीं होती है। और क्या हुआ हो सकता है, अगर एल्बुमिन की मात्रा कम है तो क्या है कि उस प्रोटीन का लीकेज हो रहा है, मतलब जो लिवर जो एल्बुमिन बना रहा है उसका लीकेज हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि उसको कोई या तो किडनी डिजीज हुई है या कोई डायरिया हुआ है, क्रोनिक डायरिया हुआ है, जिसकी वजह से जो है प्रोटीन जो है लीकेज हुआ है। या तो एक तो पहली बात ये मानेगी कि प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा लिवर में, तो प्रोडक्शन कब बंद होगा, जब क्रॉनिक कोई लिवर डिजीज हुई है। ठीक है। और दूसरा कि लिवर प्रोडक्शन तो कर रहा है लेकिन हो सकता है कि वो लीकेज ज्यादा हो रहा हो, तो लीकेज किसके थ्रू होगा, किडनी के थ्रू, तो कोई किडनी डिजीज हो सकती है और या कोई क्रोनिक डायरिया हो सकता है। ठीक है। तो ये हो गई बात, जब एल्बुमिन की मात्रा जो है कम आती है तो अधिक क्या होता है कि हम देखते हैं कि किडनी डिजीज, रीनल डिजीज, मतलब सीकेडी, क्रॉनिक किडनी डिजीज में जो है एल्बुमिन की मात्रा जो है कम आती है। ठीक है। और क्या होता है कि ऐसे पेशेंट्स को क्या होता है कि स्वेलिंग दिखती है। अगर सिम्टम्स की बात करें, अगर फिजिकल एग्जामिनेशन की बात करें, कि जब एल्बुमिन की मात्रा कम होती है उन पेशेंट्स में क्या होता है कि क्योंकि अब किडनी डिजीज हुई है, ठीक है, तो किडनी के थ्रू क्या हो रहा है कि प्रोटीन लीकेज हो रहा है, तो जो यूरिन का एग्जामिनेशन करते हैं तो यूरिन में प्रोटीन लीकेज दिखता है और क्या होता है कि स्वेलिंग हो जाती है। अब किडनी डिजीज का हम कैसे पहचान करते हैं कि उसके स्वेलिंग है, स्पेशली लेग्स में, तो ऐसे पेशेंट्स को स्वेलिंग होती है, एडिमा यानी स्वेलिंग हो जाती है। और क्या होता है फिर और फ्लूइड एक्यूमुलेशन यानी जो है इसको एनास कैरा बोलते हैं, तो इसमें क्या एनार्स का बोलते हैं, जिसमें क्या होता है सारे शरीर में स्वेलिंग हो सकती है, मतलब इसको ये एक्चुअली बेसिकली स्वेलिंग यानी फ्लूइड एक्यूमुलेशन है, वाटर रिटेंशन है। और लेग्स में स्वेलिंग भी यानी पिचिंग टाइप पीडल एडिमा का मतलब है कि गड्ढे दबा के देखते हैं तो गड्ढा पड़ता है, ऐसे जो है एडिमा होता है, पैडल मतलब पैरों में जो है हो सकती है। और मैंने दो केस बताया कि या तो कोई क्रॉनिक लिवर डिजीज मतलब एसाइटिस, हम बात कर रहे थे लास्ट क्लास में भी कि एसाइटिस मतलब वाटर रिटेंशन, तो वो क्या है, एसाइटिस का मतलब है कि क्रॉनिक लिवर डिजीज, मतलब अब जो है लिवर फेलियर जैसी कंडीशन आ गई है उसमें, तब जाके एल्बुमिन जो है कम हुआ है। तो एल्बुमिन कम होने का मतलब क्रॉनिक लिवर डिजीज, एसाइटिस या किडनी डिजीज। ठीक है। ये हम एल्बुमिन से देख सकते हैं कि इसको क्या हुआ है। ठीक है। अब है प्रोथ्रोम्बिन टाइम पी, एक और होता है प्रोथ्रोम्बिन टाइम। प्रोथ्रोम्बिन टाइम का मतलब क्या होता है कि प्रोथ्रोम्बिन क्या है, क्लॉटिंग फैक्टर है। तो अगर क्लॉटिंग फैक्टर की मात्रा कम हुई है इसका मतलब जो है लिवर जो है क्लॉटिंग जो है कम बना रहा है, इसका मतलब वो है कोई लिवर या तो कोई लिवर फेलियर। अब ये इनमें फर्क कब आता है कि तब होता है जब कोई क्रॉनिक फेलियर जैसी कोई कंडीशन होती है। नॉर्मल इंजरी में, मतलब नॉर्मल इंजरी में इन पैरामीटर्स में कोई फर्क नहीं आता है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम में या एल्बुमिन में। ये फर्क तभी आता है जब कोई लिवर फेलियर जैसी कंडीशन वाले में लिवर पहुंच चुका होता है, तो अगर लिवर फेलियर वाली कंडीशन है तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम में जो है ज्यादा हो जाता है। प्रोथ्रोम्बिन टाइप को कैसे समझ, मतलब प्रोथ्रोम्बिन जो है एक प्रोटीन जो है क्लॉटिंग फैक्टर है, वो लिवर कम बनाएगा, तो इसका मतलब है क्लॉटिंग फैक्टर कम बनेगी, तो इसका मतलब है कि जो ये जो है इसका मतलब जो है क्लॉट जो क्लॉटिंग जो है फैक्ट जो टाइम है वो बढ़ जाएगा। तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम पीटीआर आईएनआर ऐसे रिपोर्ट में देखते हैं तो वो जो है बड़ा हुआ था, यानी सामान्य से जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम है कुछ सेकंड्स बढ़ा हुआ है, इसका मतलब ये है कि जो ब्लड है वो क्लॉटिंग बनने में, रक्त का थक्का बनने में उसको सामान्य से ज्यादा टाइम लग रहा है, इसका मतलब उसके अंदर प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर जो है, क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो कम हो गए हैं। तो ये दर्शाता है कि जो है लिवर फेलियर को दर्शाता है, कोई छोटी मोटी इंजरी को नहीं दर्शाता, बल्कि बड़ा डिसफंक्शन यानी बड़ा लिवर फेलियर को दर्शाता है। ठीक है। तो ये हो गया
प्रोथ्रोम्बिन टाइम की ऊपर। और क्या है कि जब प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो बढ़ा हुआ आता है किसी पेशेंट में, तो वो उसको एक्कीमोसिस या बहुत सारे क्या होता है कि पेशेंट्स के ब्रूसेस, मतलब नील जो पड़ती है ना, ऐसे जैसे ब्लड वेसल्स जो कैपिलरीज फट जाती हैं, वैसे निशान जो ऐसे पेशेंट्स में होते हैं। तो बेसिकली जैसे परपूरा सब जानते हैं कि छोटे निशान बनते हैं, तो परपूरा में जब होता है, जब ब्लड वेसल्स फटती है तो छोटे निशान बनते हैं, जैसे नीले नीले जो धब्बे बनते हैं वो छोटे बनते हैं। लेकिन एक्कीमोसिस में क्या है, बड़ी ब्रोसिस होती है। तो इसका मतलब ये है कि जो क्लॉटिंग ब्लड जो है क्लॉट नहीं बन रहा है, और वह जो है ब्लड वेसल्स कैपिलरीज टूट रही है। तो एक्टिमोसिस के केस में क्या होता है कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो है बहुत ज्यादा होता है। तो ये दर्शाता है कि अ, इसको पेशेंट को बहुत क्रॉनिक लिवर डिजीज कोई हुई है। ठीक है। और कुछ और पैरामीटर्स होते हैं। लैक्टेट डिहाइड्रेज जो मैंने बताया कि जीजीटी और लैक्टेट डिहाइड्रेज जो है वो कहाँ बनते हैं, हमने बताया था कि वो कॉलेंजियोसाइट्स में बनते हैं, यानी बाइलरी ट्री के जो सेल्स होती हैं उसमें बनते हैं। तो इसको उसकी मात्रा में बढ़ा हुआ दर्शाता है कि इसका मतलब ये है कि वहाँ ऑब्स्ट्रक्शन है, बाइलरी ट्री में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है, इसीलिए ये बड़ा हुआ है। ठीक है। वहाँ लिवर डिजीज में, लिवर में कोई हेपेटोसाइट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वहाँ कहाँ प्रॉब्लम होती है, वहाँ बाइलरी ट्री में कोई प्रॉब्लम हुई होती है। तो अ, समय की वजह से, मैं समय की कमी की वजह से ज्यादा रिपोर्ट्स नहीं इसमें डाल पाई हूँ। आपके पास कोई रिपोर्ट है तो उसके बेसिस पे आप पूछ सकते हो। तो अभी आप क्वेश्चन ले सकते, मैं क्वेश्चन लूंगी, तो आप किसी को कोई डाउट हो या कुछ समझ नहीं आया दोबारा पूछ लीजिए। हाँ जी, एक एक करके आप म्यूट कर दीजिए, पूछ दीजिए। हाँ जी, नमस्कार पूछिए। मैम। हाँ जी, नमस्कार जी। अब जैसे कई दो केस ऐसे है, जैसे लीवर सिरोसिस के केस में कि लीवर का साइज बढ़ जाता है जिसमें, और साथ में फिर वो रिपोर्ट में आता है कि स्प्लीन का साइज भी बढ़ गया, हाँ। और साथ में हार्ट चार्ज हो जाता है। हाँ, तो देखिए तो अभी ऐसे डील। हाँ देखिए, क्या बताया मैंने कि अगर स्प्लीन साइज बड़ा है, इसका मतलब क्या है कि हीमोलाइसिस वाला केस है ना। तो क्योंकि स्प्लीन हीमोलाइसिस कहाँ होगा, स्प्लीन में, स्प्लीन का साइज भी बड़ा हुआ है, तो हमें ट्रीटमेंट वहाँ स्प्लीन एनलार्जमेंट का ट्रीटमेंट भी देना होगा। वो ऐसे पेशेंट का हीमोग्लोबिन भी लो रहता होगा, तो हीमोग्लोबिन भी बढ़ाना होगा हमको, तब तक हीमोग्लोबिन प्रॉपर नहीं करेंगे तब तक ट्रीटमेंट में रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है। और सिरोसिस की कंडीशन में पहुंच गया है, तो सोचिए लिवर डैमेज कितना हो चुका है उसका, है ना। तो लिवर डैमेज भी हो चुका है जैसे। हाँ बोलिए। एल्ब्यूमिन डाउन चला जाता है, एल्ब्यूमिन भी डाउन चला गया उस हाँ केस में, और इंजेक्शन तो बोलिए। दिए जा रहे हैं एल्ब्यूमिन, वो उठ नहीं पा रहा है, एल्ब्यूमिन हाँ ऊपर नहीं तो जा रहा है कैसे उठेगा नॉर्मल। अब, बात अभी तो पढ़ाया है ना। देखिए, एल्बुमिन डाउन है, इस एल्बुमिन डाउन कब होगा, जब जो है लिवर सिरोसिस वाली कंडीशन में पहुंचेगा। नॉर्मल इंजरी में जो है एल्बुमिन डाउन नहीं होता है। तो अगर किसी पेशेंट का एल्बुमिन डाउन है, इसका मतलब जो है डैमेज जो है तगड़ा है, मतलब पेशेंट जो लिवर जो है बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है, सिरोसिस वाली कंडीशन में पहुंच चुका है। ऐसे केस में हम 2 महीने 4 महीने में रिजल्ट नहीं ले सकते, कम से कम 6-8 महीने लगेंगे, सिरोसिस वाली कंडीशन में पहुंच चुका है। पेशेंस रखना होगा पेशेंट को, पहली बात। दूसरी बात, अब जब जैसे जैसे प्रॉब्लम हमारे पास, जब प्रॉब्लम क्रॉनिक होती है, तो हम एग्रेसिवली हाई बड़ा ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, हैवी ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। वहाँ हम छोटे छोटे ट्रीटमेंट से, हल्के माइल्ड ट्रीटमेंट से उसको उठाना पड़ता है। तो आप जब सिरोसिस वाली कंडीशन में बात पहुंची है, तो हल्का ट्रीटमेंट देना है, माइल्ड ट्रीटमेंट देना है उसको। ऐसा नहीं कि पूरा लिवर साइड दे दिया। जैसे कि मैंने बताया कि हेपेटाइटिस ए का केस था, उसका एक्यूट था। ठीक है। और ऐसे और भी पेशेंट, और भी केसेस आते हैं जिस जहां हमें पता है कि एक्यूट है, क्रोनिक नहीं है, जो है डैमेज जो ज्यादा नहीं है, उस केस में हम पूरा लिवर सेट दे देते हैं। जैसे कि लिवर सेट की बात की जाए तो 20 TF लिवर, CNNS लिवर, 1 पॉइंट लिवर इंटू 6, फिर 3 लिवर इंटू 3, 5 लिवर 3 7, तो पूरा लिवर सेट दे दो। लेकिन जहाँ क्रोनिक की बात आ गई, तो वहां हमें 1 पॉइंट लिवर इंटू 6 से ही स्टार्ट करना होगा। ठीक है। तो ऐसे केसेस में धीरे धीरे चलना पड़ता है और टाइम लगता है, क्योंकि सब कुछ डाउन हो चुका है, एल्बुमिन डाउन है बात, या आपने बताया क्या, ALT AST भी बढ़ा हुआ है, और जो भी सिरोसिस तक बात पहुंच गई है ना, तो अब तो डायग्नोस तो खुद ही बात हो चुका है कि हो चुका है। तो वहां हमको माइल्ड ट्रीटमेंट से, और कई सारी, मतलब उसको सिखा दीजिए पेशेंट को 1 पॉइंट लिवर इंटू 6 लीजिए, तो वैसे ही करके ही उस पेशेंट पे रिकवरी हमें लेनी होगी। और साथ में और भी ट्रीटमेंट देने होंगे, ताकि उसका जो स्प्लीन एनलार्जमेंट है वो भी कम हो, ऑक्सीजन और जो भी बहुत सारे ट्रीटमेंट है। ठीक है। लीवर पॉइंट क्या है इसमें?
कर सकते हैं मैम हम लीवर या नहीं? क्या? लीवर हाँ वाला जो हम पॉइंट देते हैं ना, हाँ। तो ज्यादा यूज कर सकते हैं लीवर को क्या हम हाँ उसमें कर इस सकते। केस के अंदर? हाँ कर सकते, माइल्ड ट्रीटमेंट यूज कर सकते हैं। ओके। हाँ। हाँ जी, और किसी का कोई ठीक क्वेश्चन? है। नमस्कार मैम जी। हाँ जी नमस्कार। मैम अभी ये जैसे आपने बताया था कि एएसटी बढ़ता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया तक की ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन एक आपने इसने कहा कि जो अल्कोहल ज्यादा कंज्यूम करते हैं हाँ उन लोगों का ज्यादा एएसटी बढ़ता है। लेकिन मेरे पास एक ऐसा केस आया था, उसमें लगभग 20 साल से वो अल्कोहल कंज्यूम करता ही नहीं था, लेकिन एएसटी का लेवल बढ़ा था मैंने उसमें। बताया था, हाँ जा मैंने क्या बताया था, मैंने ये भी बताया था कि एएसटी जो है वो लिवर के साथ साथ हार्ट में और भी कई सारी जगह बॉन्स में बनता है। वगैरह में, हाँ किडनीज वगैरह में, बनता राइट। है ना। तो हम्म। अगर उस पेशेंट का एएसटी बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब केवल ये नहीं दर्शाता कि उसको लिवर डिजीज ही है, तो ये भी दर्शाता है कि उसको कोई हार्ट डिजीज भी हो सकती है, जैसे कि हमने दिखाया बताया कि इस्टेमिक हार्ट डिजीज भी हो सकती है, कोई उसको मसल इंजरी भी हो सकती है। लेकिन ये सब नहीं है और फिर भी अगर एएसटी बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब है कि लिवर डैमेज जो तगड़ा है वो मतलब माइटोकॉन्ड्रिया तक बात पहुंच चुकी है। तो पहले हमें ये भी राइट। देखना होगा कि उसको, आप ठीक है वो अल्कोहल कंज्यूम नहीं करता, इसका मतलब ये है कि उसको कोई ऐसी लिवर डिमेज तो नहीं हुआ है, लेकिन उसको हार्ट की डिजीज हो सकती है। तो उस पेशेंट को कोई हार्ट इस्टेमिक हार्ट डिजीज मतलब हार्ट का कोई इश्यू रह सकता है, या कोई मसल इंजरी कोई और हो सकता है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। तो था उसको कोई और मैम reason? ना तो किडनी प्रॉब्लम थी ना मैम हार्ट डिजीज थी कोई, और अच्छा। बिल्कुल फिट थे बंदे। फिट थे, आपने उसका कोलेस्ट्रॉल लिपिड प्रोफाइल कराया था? हाँ मैम, लिपिड प्रोफाइल गया था, लिपिड प्रोफाइल बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे था और कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बाकी सब कुछ ठीक था, केवल एएसटी बढ़ा हुआ था? हाँ। हाँ, एएसटी और एलटी बढ़ा था, दोनों बढ़े थे मैम। अच्छा, तो आप मुझे अभी ठीक हो गया पेशेंट या अभी भी केस आपके पास है? नहीं मैम, ठीक हो गए वो। क्या आपने लिवर दिया? नहीं ऐसा, आपको या तो देखिए आप, फिर वो बात को केस को समझने वाली बात है कि आपने जो ट्रीटमेंट दिया, गुरु जी की कृपा से हम जो भी ट्रीटमेंट देते हैं वो पेशेंट ठीक हो जाता है। लेकिन बात को केस को समझने की हो रही है, तो वहां कुछ ना कुछ उसका हार्ट का इश्यू रहा होगा। अगर आप उसको उसके टेस्ट में अगर इको या टू इको या डॉपलर या कुछ ऐसा हार्ट ईसीजी वगैरह कराते या इस या हार्ट प्रोफाइल करा मतलब जो लिपिड प्रोफाइल कराते, तो वहां कुछ ना कुछ उसका हार्ट का इश्यू जरूर आता, या उसको कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जैसे कि हमने बताया कि डायबिटीज या हाइपोथायराइड ऐसा कुछ इश्यू जरूर होगा, जिसकी वजह से उसका एएसटी बढ़ा हुआ होगा। ठीक है, कुछ ना ओके। कुछ रीजन तो होता ही है। ठीक है। ठीक है मैम, थैंक यू सो हाँ। मच। हाँ जी। जी बोलिए। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ जी मेरे जल्दी कैसे हैं आप? बस बढ़िया, आप बताइए अनिता जी। हाँ जी मैं भी बढ़िया हूँ। अच्छा मेरे को मैम ये पूछना था कि जैसे कि आपने भी बताया कि लीवर डिजीज में जैसे पैर में सूजन हो जाती है हाँ। है ना जी। मैम उसके अंदर लेकिन ये हम हाइपोथायरायडिज्म है उसके अंदर भी सूजन होती है पैरों में। और नहीं हाइपो ये लीवर लीवर डिजीज है उसके अंदर भी पैरों में सूजन हो जाती है। हाँ तो दो हाँ। तीनों में डिफरेंस कैसे होगा कि मैम कि तीनों ये हाँ। हम पहचान सकें? देखिए, अगर पेशेंट्स का अगर जो हाइपोथायराइड की वजह से पेशेंट सूजन आती है ना, वो सूजन पैरों में नहीं आती है, वो सूजन फेस पे आती है, स्पेशली आईज के अराउंड, है ना, आईज के आंखों नहीं के मैम चारों। मैम कहीं मैंने पढ़ा भी था कि पैरों में भी सूजन होती है जो टखना होता है ना। हाँ, पैरों को जो टखना होता है वहां सूजन होती है उसके। लेग्स में स्वेलिंग जो है, टखने के पास स्वेलिंग जो है, स्पेशली किडनी डिजीज को दर्शाता है। अच्छा जब अच्छा ठीक हाँ, है। जब भी किडनी डिजीज होती है वो पैरों में, पीनल एडिमा जो है वो उसका संबंध सीधे सीधे किडनी से ही है। और बहुत सारे पेशेंट में हमने बिना डायग्नोस मतलब, मेरे पास हम्म। केस आया था जिनको, केस आया था मेरे पास किसके लिए, किसका आवाज है, मेरे पास पेशेंट आया था पार्किंसंस के लिए, और उनके पैरों में स्वेलिंग थी, तो मैंने उनको बिना टेस्ट किए, मैं इतनी कंफर्म थी, मैंने कहा आप केएफटी करा के आइए, केएफटी करा के आई थी, तो उनका केएफटी में प्रॉब्लम थी। और उसके बाद
किडनी क्लियर ट्रीटमेंट दिया था मैंने सिर्फ 2 दिन, और स्वेलिंग उतर गई थी। केवल जो है ये बीच में किसकी आवाज आ रही है मैडम? मैंने सुनाई नहीं आ किसी रही। और हाँ मैम मैडम आपकी आपकी आवाज आवाज क्या? डबल आ रही है। हाँ जी, आपकी किसी का अनम्यूट हो रहा था, वो उसमें से डिस्टरबेंस हो रहा था। हाँ, तो हम ये बात कर रहे थे कि अगर रीनल पेडल एडिमा जो है, मतलब पैरों में जो स्वेलिंग है, उसका रिलेशन जो है किडनी डिजीज से होता है। अब हमने देखा था कि अगर एल्बुमिन बढ़ा हुआ है तो कम है, सॉरी कम है, तो भी लिवर डिजीज है और फिर किडनी डिजीज भी है। तो इस केस में लिवर किडनी दोनों हमें ट्रीटमेंट देने होते हैं। लेकिन अगर इसको एल्बुमिन नहीं बढ़ा हुआ, अगर रिपोर्ट नहीं लेके आया, तो हम तो पहले तो सबसे पहले सुपरफिशियली किडनी क्लियर ही देते हैं। ठीक है। तो अगर पैरों में स्वेलिंग है तो उसका संबंध आप सबसे पहले लगाइए कि किडनी डिजीज से है। ठीक है। और ज्यादा बड़ी किडनी डिजीज भी नहीं है, तो अगर आप किडनी क्लियर देके देखेंगे ना, तो आप किडनी क्लियर से ही वो पैरों की स्वेलिंग जो है निकल जाती है। ठीक है। अगर स्वेलिंग की बात करें कि फेस पे स्वेलिंग है, आंखों के चारों तरफ स्वेलिंग है, तो वो हाइपोथायराइड को शो करती है। ठीक है। जी। पूरे फेस पे स्वेलिंग है तो वो हार्ट डिजीज को स्वेलिंग। फिर किसी की आवाज आने लगी। एक सेकंड। ठीक है। पूरे फेस पे स्वेलिंग है तो वो हार्ट डिजीज को शो करती है। ठीक है अनीता। हाँ। हाँ जी, हाँ हाँ जी, जी। हाँ जी, क्लियर हुआ। हाँ जी, हाँ जी, क्लियर हो गया। ओके ओके, थैंक थैंक यू मृदुला जी। यू। हाँ जी। अब किसी का कोई क्वेश्चन है, या फिर हम आगे हम डाइट पे डिस्कस कर रहे थे। अनम्यूट कर लीजिए किसी का कोई क्वेश्चन हो तो। नहीं है। इनमें मैडम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहेगा? जैसे आप बता रहे हैं ट्रीटमेंट ये हाँ, अब देखिए कुछ लाइन ऑफ स्टार्ट कैसे ट्रीटमेंट। करना है? हाँ, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या कैसे रहेगा, देखिए वो तो अभी इतना स्पेसिफिक तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि अगर हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि हम अब पहले से ही चलते हैं कि बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है। ठीक है। बिलिरुबिन बढ़, तो जैसे अगर कोई, हम ये जानते हैं कि कुछ भी बढ़ा हुआ है, अगर कोई एंजाइम बढ़ा हुआ है, कोई बिलिरुबिन मेटाबॉलिट बढ़ा हुआ है, तो सबसे पहले हम 2/6 देते हैं। जैसे मैं भी क्या शुरू करती हूँ कि कुछ बढ़ा हुआ है तो 2/6 ट्रीटमेंट से हम, वो तो हम डालते ही है। ठीक है। तो कुछ बढ़ा हुआ है तो 2/6 वो भी देना है हमें। लिवर डिजीज है तो लिवर का पॉइंट देना है। अगर क्रॉनिक है तो केवल स्टार्टिंग में 1/6 से ही देना है। अगर हम ये देख रहे हैं कि एक्यूट है, क्रॉनिक नहीं है, डैमेज ज्यादा नहीं है, प्रॉब्लम, ये तो हम डायग्नोस से फाइंड आउट कर ही लेंगे कि प्रॉब्लम क्या है। ठीक है। अगर हम ये देख रहे हैं कि प्रॉब्लम जो है ज्यादा बड़ी नहीं है, सिरोसिस फाइब्रोसिस वाली कंडीशन नहीं है, केवल हल्का हेपेटाइटिस तक ही बात है, चाहे वो वायरल हो चाहे कोई और किसी वजह से हो, तो हम उसमें पूरा लिवर सेट दे सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि लिवर सेट क्या देंगे, 2/6 टीएफ में लिवर दिया, 620 TF लिवर, CNNS लिवर दिया, फिर हम 1 लिवर इंटू 6 दिया, फिर 3 लिवर इंटू 3 दिया, फिर 5 लिवर इंटू 3 और 7 लिवर इंटू 3, है ना। तो ये लिवर सेट हो गया। तो लिवर सेट देंगे वो हम अपने अकॉर्डिंग की, कितना बड़ा प्रॉब्लम, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, तो शुरू में माइल्ड से कुछ शुरू करते हुए धीरे धीरे उसको ट्रीटमेंट को बढ़ाते जाएंगे। तो ये लिवर सेट हुआ। ठीक है। तो ये हो गया बात हेपेटाइटिस की। ठीक है। अब क्या है कि हमने देखा पहले बिलिरुबिन बढ़ा हुआ था कि अगर इनडायरेक्ट वाला यानी अनकॉन्जुगेटेड बढ़ा हुआ है, तो इसमें इसका मतलब है स्प्लीन स्प्लीन एनलार्जमेंट भी है, तो हमें यानी हीमोग्लोबिन भी लो है, तो उस पेशेंट में हमें हीमोग्लोबिन बढ़ाने वाला ट्रीटमेंट भी देना चाहिए। जैसे सब जानते हैं कि राइट, बहुत सारे ट्रीटमेंट हम यूज करते हैं कि पारखू जो है, राइट पारखू लेफ्ट पारखू का कॉम्बिनेशन है, या B12 जो है वो भी, और ऑक्सीजन जो है, तो हीमोग्लोबिन बढ़ाने वाला ट्रीटमेंट भी हमें इसमें देना है। स्प्लीन एनलार्जमेंट है तो उसके लिए भी हमें ट्रीटमेंट देना है। तो बेसिकली ये हमें बिलिरुबिन से मालूम चल जाएंगे। ALT AST के रेशो से अगर हमने देखा कि AST ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो हम ये समझ सकते हैं कि उसको की कोई हार्ट डिजीज भी है, तो वहाँ कार्डियक ट्रीटमेंट भी डालेंगे। देखिए हमारे ट्रीटमेंट से किसी को कोई नुकसान तो होने वाला नहीं है, ऐसा नहीं है कि भाई किसी को हार्ट डिजीज नहीं है और हमने एथरो ट्रीटमेंट दे दिया तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, नहीं होगी ना प्रॉब्लम। तो अगर हमें कोई डाउट रहता है, इसमें सभी के ओपिनियन अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो मेरा ट्रीटमेंट करने का तरीका है, जो इसको समझने का, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बनाने का तरीका है, वो क्या, कि अगर मुझे रिपोर्ट से कोई डाउट लगता है और कि अगर उसका AST बढ़ा हुआ है,
तो ये हम ये समझते हैं कि उसको लिवर डिजीज के साथ साथ कोई हार्ट डिजीज भी हो सकती है, तो वहां पे हम उसको हमने एथरो भी डाल देते हैं। ठीक है, तो एथरो से क्या, अगर कोई हार्ट डिजीज होगी तो वो भी कंट्रोल हो जाएगी, और लिवर तो उसमें आता ही है, तो लिवर डिजीज भी हमने के साथ में हमने इसको डाल दिया। तो ये होता है कि ट्रीटमेंट आप खुद बना सकते हैं जबकि डायग्नोस आपने कर लिया। ठीक है, तो जैसे ये है कि अगर प्रोथर्मिन टाइम तक बात पहुंच गई है